एक महीने के बाद पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक और लोन मिलने वाला है। शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान में कॉपर गोल्ड माइनिंग रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर भीख मांगी थी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC और वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। पिछले महीने ही 9 मई को IMF ने पाकिस्तान के लिए $2.4 बिलियन के लोन को मंजूरी भी दी थी, जिसमें से $1 बिलियन किश्त के तौर पर दे भी दिया गया है। इस लोन को ऐसे समय पर मंजूरी दी गई थी जब पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद तल्ख दौर से गुजर रहे थे और अब रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर फिर से कर्जा पाकिस्तान ने उठा लिया है। बलूचिस्तान के चगाई जिले में दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड भंडार है और इस पर कनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान सरकार मिलकर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच बलोच पत्रकार मीर यार बलोच ने IMF, वर्ल्ड बैंक को काला पत्र लिखा है, खुला पत्र लिखा है और कहा कि भिखारी पाकिस्तान को एक भी डॉलर मत दो, क्योंकि उसके पास आया हुआ कोई भी सोर्स नहीं है। अगर पाकिस्तान के भ्रष्ट जनरलों को भुगतान करते रहेंगे तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। बताया जा रहा है कि जैसे कल बलोचों ने सुई इलाके में गैस पाइपलाइन उड़ाई और अब कॉपर गोल्ड माइन की बारी है। बलोचों का कहना है कि जैसे चीन को बलूचिस्तान को लूटने नहीं दे रहे हैं, वैसे ही कनेडियन कंपनी को भी भगा देंगे। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आतंकी पाकिस्तान को क्यों मालामाल करने में लगे हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और IFC। बलूचिस्तान के रेको दीक परियोजना के नाम पर पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया जा रहा है। बलोच प्रतिनिधि और लेखक मीर यार बलूच ने IMF और वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखा और लिखा कि हम IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाले संस्थाओं से कहेंगे कि भिखारी पाकिस्तान को एक भी डॉलर मत दो, क्योंकि उनके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है। वो बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों की लूट पर निर्भर हैं। अगर आप पाकिस्तान के भ्रष्ट जनरलों को भुगतान करते रहेंगे तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। पाकिस्तान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाता है कि इसकी सेना ने अक्सर एक भाड़े की सेना के रूप में काम किया है, जो कि अपने फायदे के लिए युद्धों का फायदा उठाती है। इसलिए हम आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं कि आप पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय या सैन्य सहायता प्रदान करने से बचें, क्योंकि बलूचिस्तान के पास खनिजों के विशाल भंडार हैं और इसी के दम पर पाकिस्तान जिंदा है और कर्जा उतारने का वादा करता है। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऋण न तो बलूचिस्तान की सहमति के लिए लिया गया और न ही कोई पैसा बलूचों के कल्याण, विकास या समृद्धि के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज भी बलूचिस्तान में महिलाएं प्रसव के दौरान मर जाती हैं, बच्चे पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। स्कूल, अस्पताल और कुछ स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। कल सुई डेरा बुख्ती में एक मेन गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, जहां पर 100 से अधिक गैस क्षेत्र स्थित हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास ग्वादर बंदरगाह तक कोई समुद्री पहुंच नहीं और इसके पास पंजाबी प्रांत में कोई खनिज नहीं है। पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है जिसके पास अपनी प्राकृतिक संपदा की कमी है। वो इतने बड़े ऋण को कैसे चुका पाएगा? क्या IMF और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के पास स्विस बैंक खातों में जमा पाकिस्तानी जनरलों के काले धन की नीलामी करके या खाड़ी देशों और ऑस्ट्रेलिया में अरबों डॉलर के आलिशान अपार्टमेंट द्वीपों को बेचकर अपने ऋणों की वसूली के लिए कोई प्लान भी है? मीर यार बलूच के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार बलूचिस्तान में भारी विरोध को लेकर बात की जाए तो विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज़ादी की लड़ाई जो है वो भी तूल पकड़ती नजर आ रही है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से अहमद मसली खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जो स्थितियाँ इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से लगातार आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन उस विरोध के बाद भी लगातार पाकिस्तान को कर्ज लोन बलूचिस्तान के नाम पर, जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद प्राकृतिक संसाधन है, उनके नाम पर मिल रहा है। नमस्ते, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो तस्वीर लगाई उसमें हमारे दोस्त हैरबियार मरी की भी तस्वीर थी। ये जो जल्लाद आसिम मुनीर और उसका जो चेला है शहबाज शरीफ के साथ हमारे दोस्त हैरबियार मरी की आपने तस्वीर लगाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का। देखें, पाकिस्तान में अगर कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो सारा का सारा बलूचिस्तान में है। और इनका क्या पॉलिसी है कि जो बलूचिस्तान को जो मारने वाली फौज है, जो बलूचिस्तान में कत्ल आम कर रही है, उनका बजट इन्होंने 20% बढ़ा दिया है। और अब उनका पाकिस्तान का फौज की बजट जो है 11.5 अरब रुपए से डॉलर से ज्यादा, 11.5 अरब डॉलर से ज्यादा जो है इसका बजट इन्होंने कर दिया है पाकिस्तान के फौज का, जिसमें के जो है इनके जो बड़े अफसरान हैं उनके पेंशन की जो है 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा इन्होंने कर दिया। अभी जो नया बजट इन्होंने अपना पास किया है, ये पंजाबियों ने जी देखिए, ये पंजाबियों का मुल्क है। ये पंजाबी जो है फौज उनके हाथ में है। फौज के अंदर हमारा तो 2% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 1% भी शायद नहीं है, बहुत ही नहीं है हम फौज में। पाकिस्तान जैसे आपने बड़ा अच्छा बात कहा, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपने कहा ना बाड़े का फौज ये है, ये बाड़े के टट्टू हैं, ये पाकिस्तानी फौज। ये जो है ये किराया मर्सनरी हैं। इन्होंने अपना जो नाम लगाया हुआ है कि जिहाद फी सबीलुल्लाह, इनको तो अपना नाम चेंज करके रखना चाहिए कमाओ फी सबीलुल्लाह। ये कमा रहे हैं अल्लाह के नाम पे। ये जो है पाकिस्तान के लोग जो है, अवाम जो है, उनकी जो है आधा जो है तकरीबन 45% इंतहाई गुर्बत में रह रहे हैं। रोटी नहीं है खाने के लिए, चीनी नहीं है चाय में डालने के लिए। और इन जनरलों को आप देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना एक जो डिफेंस राइटर है आयशा सिद्दीका, वो लंदन में है, वो कह रही थी कि ये जो इनके जो 3 स्टार जनरल है, हर एक का वर्थ $25 मिलियन। $25 मिलियन जो है 3 स्टार जनरल की है। 4 स्टार जनरल की जो है वर्थ 35 मिलियन यानी $35 मिलियन उनका वर्थ है। समझ, इन्होंने जो है ये जो फौज, अब फौज के नाम पे पैसे, और हम जो है बलोचों को मारेंगे इस पैसे से, हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे इस पैसे से। और जो है ये गोरे यहाँ के IMF वाले इनको पैसे फेंकते जाते हैं इनके ऊपर। आप देख ले कितना ज्यादती है हमारे साथ, ये पंजाबियों के दूसरे हमसायों के साथ, अफगानों के साथ, पश्तूनों के साथ, ये कितनी ज्यादती ये कर रहे हैं। और इन्होंने IMF इनको बेल आउट दिए जा रहे हैं। वो 25वीं इनको बेल आउट IMF की तरफ से, ये 25वीं बेल आउट है जो मई में इनको और IMF ने पैसे दिए। और वहां हमारे यहाँ एक नौजवान हरियाणा के आपके थे, उनसे वो कह रहे हैं इनको जब IMF की बेल आउट मिलती है तो ऐसे खुशी मनाते हैं जैसे इनको ईदी मिल गई हो। ये जो है नाकारा फौज है पाकिस्तान की, पैरासिटिकल फौज है। आप देख लें कि इनका ये जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जो सियासी अब्बा हैं, वो सियासी अब्बा जो है अब 30
तीन चार दिन से यहाँ अमेरिका में है जी और इनका ना कोई नाम है जी ना इनका कोई खबर है। बिल्कुल ये कैसा है मुल्क भाई? कोई बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी फौज का नहीं है। बिल्कुल इनका बिल्कुल जो अहमद जी, है अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ना तो फौज की ना ही पाकिस्तानी सरकार की यहां पर देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इस बीच आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। आकाश जी, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर पूरा विश्व इस वक्त पाकिस्तान की माली स्थिति को जानता है। अगर बात पाकिस्तान की माली स्थिति को लेकर करें और जो मौजूदा नया लोन आकाश जी यहां पर रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान को मिला है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और वो रेवेन्यू इतना होगा कि पाकिस्तान अपने कर्ज को खत्म कर पाएगा या उसकी किश्तें भर पाएगा? मस्ती खान साहब को पहले मैं नमस्ते कहता हूं। दूसरी बात, पाकिस्तान और आपने इकोनॉमी की बात की, आपका जी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। जी रेवेन्यू जनरेशन, जी बात यही तो है, आज तक पाकिस्तान ने रेवेन्यू जनरेशन की ही कहां है। और दूसरी बात, मस्ती खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया है, वो बार बार मैं पॉइंट आउट करता आ रहा हूं। पाकिस्तानी उछलते हैं, कूदते हैं कि हमें लोन मिल गया। अरे जी लोन आपकी अचीवमेंट नहीं, लोन आपको और गहरे गर्त में डाल रहा है। लोन का मतलब क्या है? आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है। जी लायबिलिटी, आपको प्रिंसिपल भी वापस करना है, आपको इंटरेस्ट भी। तो इकोनॉमिक अक्ल जो है, इकोनॉमिक नॉलेज बहुत पुअर है। आज तक ग्लोबल एजेंसीज को देखना चाहिए पाकिस्तान करता क्या है। आज तक बड़े बड़े लोन लेता है, उसके बाद लोन के पैसे का क्या हुआ है? या तो पाकिस्तान पे एलिगेशन लगे हैं बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, या क्या हुआ है, लोन के पैसे को डाइवर्ट किया गया है टेररिज्म की तरफ, इसीलिए पाकिस्तान लोन रीपे नहीं कर पा रहा। अब दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको पाकिस्तान बहुत प्यारा मित्र, अपना दोस्त मानता है, चाइना, वो लोगों को ये है कि पाकिस्तान की मदद करता है। वो भी यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। सीपैक के नाम पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? हंस पड़ेंगे आप जी सुन के, जिसको भी इकोनॉमी की समझ है वो हंसता है सुन के। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे 3.86%, ग्लोबली ये लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दर्शकों के लिए आसान भाषा में बताता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जापान से, कितना? 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये थी बुलेट ट्रेन। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान कर्जे के गर्त में डूबता जा रहा है जी और ग्लोबल इन्वेस्टर ना तो कोई पाकिस्तान आना चाहता है, जो चाहता भी है अब वो नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है जी जो टेररिस्ट को सुपरस्टार्स की तरह स्टेज पे बिठाता है? टेररिस्ट की वहां रैलियां निकाली जाती हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, टेररिज्म का वो अड्डा बना हुआ है। तो कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टर वहां पे लगाएगा? जी अब उसके बाद रहे बलोच लोग। बलोच लोग अपनी बात रख रहे हैं, हमारे जो मित्र, हमारे जो दोस्त अभी बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आज उनकी बात का ध्यान से सुना जाना चाहिए कि वो क्या बात रख रहे हैं अपनी। जी उनके हक जो है उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो जब आज बलोच लोगों के हक की बात हो रही है, वो लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मिनरल्स कहाँ पे हैं, ये चीज भी ग्लोबल कम्युनिटी को देखनी चाहिए। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या लोन्स डिजर्व करता है? मेरे हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल भी लोन डिजर्व नहीं करता। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किया ही क्या गया है, जी आप देखें, जब से इंडिपेंडेंस मिली है हालत क्या है। 60s में पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार चली थी, 70s में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन का दौर चला, भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, इकोनॉमी डाउन आ गई। और उसके बाद जो 87 तक मिलिट्री रूल रहा, उनको इकोनॉमी से लेना देना नहीं था। फिर क्या हुआ, रैंपेंट प्राइवेटाइजेशन की गई। रैंपेंट प्राइवेटाइजेशन ने पाकिस्तान को और गर्त में भेजा। उसके बाद मुशर्रफ साहब के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी और डाउन गई। ठीक है, बीच में यूएसए ने कुछ समय के लिए मदद की। आज हालत क्या है, ग्लोबल बोरिंग इतनी है पाकिस्तान पे। आपने बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त की, क्या वो जी वापस कर पाया? वापस करना तो छोड़िए, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। जी तो वापस करना तो पाकिस्तानी भूल ही जाए। बिल्कुल तो उस चक्कर में चाइना के गुलाम हो गए आप, दुनिया के गुलाम हो गए, जी अमेरिका के आप गुलाम हो चुके हो। ये हालत है पाकिस्तान की आज की तारीख में। बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के आपने नाम एक पे तरीके से ये भी कह उसका- सकते हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि वो चाइना के तलवे चाटे, ताकि जो उसे इंटरेस्ट भरना है, उस इंटरेस्ट भरने की जो तारीखें बार बार सामने आती हैं,
कई बार हम देखते हैं कि उन तारीखों को पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर आगे बढ़वाता है ताकि उसे समय मिल पाए। अहमद मस्ती खान जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरी परियोजना को लेकर की जाए, इस परियोजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस परियोजना के माध्यम से जो बलूचिस्तानी लोग हैं, जो वहां की आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी जो संपदा है, उनका जो खनिज है, उसका दोहन किया जाएगा, यानी कि उसका मिसयूज किया जाएगा? ये देखें, जाहिर है कि ये जो भी ये पैसा इनके हाथ में आता है जी ये फौजी उसको ले लेते हैं और उस हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो है हम बलोचों को और जो पश्तूनों को, हम दोनों को, ये जिहादी मुल्ला जो है, जिहादी मुल्ला जो इनका जो आर्मी चीफ बना हुआ है, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का आर्मी चीफ है इस वक्त। घटिया तरीन इसका दिमाग जो है, घटिया तरीन जिहादी दिमाग। ये आके हमारे बलोचों के लिए ये समझता है कि हम जैसे मोहम्मद के दौर में उन्होंने यहूदियों के साथ लड़ाई की थी मोहम्मद ने, तो ये जी हम बलोचों को यहूदी समझते हैं। ये जो पश्तून हैं उनको जो है मोहम्मद के खिलाफ जो कुरैश कबीले के लोग कुछ थे, ये जो है बेवकूफ। ये आप देखें, इन्होंने वही जंग खंदक अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले क्वेटा में सारा उन्होंने खंदकें खोल दी, अपने रोडों को काट लिए। कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो अपने रोडों को खुद काटती है भाई? ये किस किस्म का ये मुल्क है? कौन सा निजाम है ये कौन से 1400 साल पिछली इनकी जहनियत है? अब आप देख ले, 1400 साल पुरानी जहनियत लेके आज आप उसको रिपीट करना चाहेंगे तो आप कितने दिन चलेंगे? हमारे लिए ये पाकिस्तान मनहूस जो है, ये तो हमें पहले दिन से ही कबूल नहीं था। ये हमारे ऊपर जबरन आके बंदूक से हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। अब देखें, इमरान खान की पार्टी वालों ने कल यहाँ बहुत जबरदस्त वॉशिंगटन डीसी में इसके खिलाफ मुजाहरे किए। जबरदस्त कामयाब मुजाहरा रहा इमरान खान की पार्टी और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इसी तरह पाकिस्तान में भी वो बढ़ रहे थे तो ये मनूस ने जो है क्या किया, ये ऑपरेशन जो है बुनियाद, ये जो भी इसने नाम रखा हुआ है, बनियान अल मरसूस, शैतान अल मरदूद। ये शैतान अल मरदूद जो है, इसने ये ऑपरेशन अपना शुरू किया भारत के साथ लड़ाई करने का, बजाय ये कि हम ये ना करें। देखिए, सारा पहलगाम का टेरर अटैक इसी की है 100%। आसिम मुनीर का ऑर्डर पे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, ये सारा कुछ है। और उसके बाद जो है कुछ जो हमारे ये पंजाबी जो मुसलमान हैं, ये पंजाबी मुसलमानों की ज़हनियत को हम तो नहीं तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो ये हिंदुस्तान के साथ 4 दिन की इनकी कॉन्फ्लिक्ट रही और इनको अच्छे तरीके से जूते पड़े, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। देखें कितने ये झूठे हैं, कितने ठग हैं। ऐसे ठगों से हम कैसे रह सकते हैं? फिर इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्वेटा में आया, वहां जो इनकी फौजियों का एक स्कूल है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, वहां पे आके शहबाज शरीफ ने खुद अपने तकरीर में कहा कि भाई हम जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है अपने बीक का जो है ना बाउल लेके आ गए हैं, ये अपना कटोरा लेके आ गए कि हमें पैसा दे दे। कह रहे हैं कि हमसे अब ये नहीं हो रहा है। हमारे अपने दोस्त भी ये कह रहे हैं कि आप हमेशा आ जाते हैं हमसे भीख मांगने के लिए। ये बेख्वारा मुल्क जो है, इनको शर्म नहीं आती है, ये जिहाद की बात करते हैं। इनको तो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगना चाहिए, इनको हिंदुस्तान के भारत माता से इनको माफी मांगना चाहिए कि ये किस किस्म से इन्होंने जो है किसके लिए काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, बर्तानिया के लिए कर रहे हैं। किस किस्म के ये जिहादी माइंडसेट के जो जनरल हैं। आज भी देखें पाकिस्तान के ऊपर आसिम मुनीर का क्यों कब्जा है? क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा बंदूक है। ये कोई मुल्क है भाई? बिल्कुल 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 ठीक है सर। आपने आकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या इस लोन का बोझ आम नागरिकों पर महंगाई और टैक्स बढ़ाकर नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो मौजूदा समय में वहां पर खुद इतनी महंगाई है कि लोग जो आम जरूरती सामान होते हैं उनको नहीं खरीद पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो मस्ती खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने हमारे देश को भारत माता कहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मस्ती खान साहब को।
दूसरी बात, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपने कहा जी कि जब वो बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग के बाद इन्फ्लेशन और टैक्सेस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इन्फ्लेशन और टैक्सेस दोनों का बोझ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पड़ता है, क्योंकि होगा क्या, जब आप जी बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग का तभी फायदा है, सिंपल सी बात है, अगर कर्ज लेके किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाओगे जिससे आपको कमाई हो, जी जिस कमाई से आप उस कर्जे को उतार सके और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी कमा सके। अगर आपको कर्जे के पैसे के बाद स्कैम करने हैं, विदेशों में कुछ नेताओं के पास पैसा भेजना है, पाकिस्तान के नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं कि विदेशों में वो पैसा भेजते रहे हैं, या टेररिज्म पे खर्च होना है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लैंडिंग एजेंसीज आपसे पूछेगी कि वो पैसे का किया क्या, पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया। तो आपको उनका यूटिलाइजेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हुआ क्या था कुछ देर पहले, लाहौर में जब इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ाए गए तो वहां दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। जो प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे ही नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है, हिंदुस्तान से सीखे। हमने देखिए, आज सर्विसेज सेक्टर में हिंदुस्तान का नाम है। आज आईटी बीपीओ में यूएस यूरोप सब जगह हम सप्लाई करते हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के तहत हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 है, और पाकिस्तान किस चीज में नंबर 1 है, सब जानते हैं। पाकिस्तान ने किया क्या है, सिर्फ टेररिज्म में नाम कमाया है। और टेररिज्म में पाकिस्तान जब नाम कमाएगा तो उस लोन के पैसे को जब नहीं अदा कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर कंडीशनलिटीज आएंगी। कंडीशनलिटीज आएंगे तो उनको जनता पे बोझ डालना पड़ेगा, जनता और नाराज और निराश होगी। इसीलिए पाकिस्तान की जनता आज वहां की सरकारों से खुश है ही नहीं है। और वहां तो ये नहीं पता होता सरकार कितने दिन चलेगी। वहां तो हमने देखा है बहुत बार सरकारें डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, कभी आर्मी टेक ओवर कर लेती है, कभी सरकार का तख्ता पलट जाता है। जब सरकारों को ये नहीं पता कितनी देर हमने रहना है, वहां बिना स्टेबिलिटी के ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ के जी लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी में। आप जी देखिए हिंदुस्तान में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जो है अध्यक्षता में हमने 11 साल में तरक्की क्यों की है, यहाँ स्टेबिलिटी है। यहाँ प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम की क्लैरिटी है कि उन्हें हिंदुस्तान में ग्रोथ चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशहाली चाहिए। इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड बनाए हैं। इसीलिए आज हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और ये आकाश डॉट इन नहीं कह रही, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है कि हिंदुस्तान फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अब बहुत जल्दी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा। अब परसेंटेज टर्म में देखा जाए वो भी जो है आकाश डॉट इन नहीं, दुनिया कह रही है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के कई हुक्मरानों ने ये कबूला भी है कि देखिए हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर गया, पाकिस्तान कितना पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि सोच गलत है पाकिस्तान की। उन्होंने टेररिज्म के ऊपर जो है फोकस किया हमेशा। वहां के जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर एलिगेशन लगते रहे एक्सप्लॉयटेशन के, और कि उन्होंने फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट किया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान से पूछना चाहूंगा, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे क्या है? क्या वो मोटर कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं? क्या बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनके पास? आईटी और सर्विसेज में कहीं पहुंचे हैं वो? दुनिया में कई आईटी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप के नाम पे उनके पास कुछ है क्या? ग्लोबल फंडिंग के नाम पे कितने फॉर्च्यून 500 कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं इन्वेस्ट कर रही हैं? जी कराची स्टॉक एक्सचेंज में कितना ग्लोबल पोर्टफोलियो है, कितनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के पास? जवाब हम सबको पता है। जवाब क्या है कि जी हमने वहां पे ये कर लिया, यहाँ वहां पे हमने टेररिज्म कर ली, हमने वहां पे टेररिज्म कर ली। जहां तक बलोच भाइयों की बात है, इनको मैं तो चाहूंगा ग्लोबल फोरम पे इनकी बातें रखी जाए, जी ताकि जो ये हमारे मित्र बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो बात कर रहे हैं, जी इनकी बातों को ग्लोबल फोरम मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया के सामने अपनी ये बात रख सकें। इनकी जो बातें हैं, इनके साथ जो चीजें हो रही हैं, वो ग्लोबल फोरम पे आनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। कहता क्या है पाकिस्तान कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। अरे अपने देश में तो देख लो, क्या पाकिस्तान अपने देश में जो बलोच लोग हैं उनको अपने अधिकार दे रहे हैं? क्या बलोच लोगों की सुनवाई हो रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक ग्लोबल एजेंसीज को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ताकि ये अपनी बात रख सके। इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ये दुनिया के सामने रख सके, ताकि जो है तभी तो डेवलपमेंट होगी।
जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो है बिल्कुल ट्रबल चलेंगी, सेपरेटिज्म चलेगी, बिल्कुल तो आकाश, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर आपने भी इशारा किया कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और इसी प्लेटफॉर्म को लेकर अहमद जी का मैं रुख करूंगा। अहमद जी, जिस तरीके से यहाँ पर आकाश जी ने जिक्र किया कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो बलोचों को मिलना चाहिए, लेकिन जब प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर आकाश जी ने की तो मुझे याद आया यूएन में भी कई बार बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठा है, और बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, उन अत्याचारों का भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से जबरन लोगों को उठा लेता है, जबरन लोगों को मार देता है, और लोगों को ऐसे जगह पर कैद कर देता है कि उनके परिवार के लोगों तक को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में क्या यूएन ने कुछ कहा इस पूरे विषय पर? क्या कभी यूएन के द्वारा एक्शन लिया गया? देखें, मसला यह है कि यूनाइटेड नेशन में हम जो हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनीवा में तो पहुंचे हैं जी, लेकिन आप देख लें कि यूएन की सिस्टम कितनी करप्ट है कि इनको जो है सिक्योरिटी काउंसिल में इनको जो पाकिस्तान को जो है टेररिज्म के ऊपर रखवाले के लिए जी, पाकिस्तान उस सीट पे बैठा हुआ है। आप जी। देख लीजिए कौन सा मजाक है, यूनाइटेड नेशंस मजाक बन गया है। क्या है ये कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान को आपने ऐसे सीट पे बिठाया हुआ है जो सबसे बड़ा टेररिस्ट रोग स्टेट है। बिल्कुल सबसे बड़ा रोग जी। टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान है। ये जो गोरे हैं ना अमेरिका के, ये बिल्कुल मैं क्या कहूँ, बिल्कुल अहमद जी, इनके बिल्कुल जो है ठीक कहा आपने कि जो स्थितियां समझ नहीं आती, जहां एक और आतंकवाद को खत्म करने की बात की जाती है, दूसरी ओर आतंक के आका पाकिस्तान को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है जहां पर आतंकवाद को रोकने खत्म करने की बात की जाती है।